नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बल्कि एक खास साक्षात्कार करने जा रहे हैं जिसमें हम गर्भस्थ शिशु की जो सेहत है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरव्यू में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है। जब गर्भावस्था होती है तो सभी माता पिता के मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं कि उनका बच्चा हेल्दी होगा कि नहीं होगा, वो गर्भ में जब है तो स्वस्थ है कि नहीं है, किसी तरह की कोई उसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे ख्याल उनके मन में आते हैं और वो उनके समाधान जानना चाहते हैं। तो इन समाधानों को लेने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं फीटल मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर स्मिता धिंगले जी के पास, जो कि वर्तमान में हर हेल्थ हॉस्पिटल भोपाल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ख़ासतौर से आज हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। हज़ारों बच्चे हर वर्ष भारत में इस बीमारी के लिए डिटेक्ट होते हैं और इस समस्या का जो है अगर गर्भ के दौरान ही पता चल जाए तो माता पिता को अपने आगे के निर्णय लेने में और आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो आज हम इस डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, इसकी महिलाओं में जो ख़ासतौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको किस तरह की, अगर उनके परिवार में अगर इस तरह की कोई समस्या रही है, उनकी उम्र किस तरह का रोल प्ले करती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की, तो इसकी क्या गर्भ के दौरान जांच संभव है, अगर है तो मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में इसकी जांच किस तरह से उपलब्ध है। तो स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लंबी भूमिका के लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि हमारे दर्शकों को मैं चाह रहा था कि थोड़ा उनको ब्रीफ मिल सके और वे जान सकें कि हम आज किस टॉपिक को और किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम है इसके बारे में हमारे दर्शकों को ब्रीफ करें कि ये आखिर ये विकार या जो समस्या है वो क्या होती है। डाउन सिंड्रोम एक्चुअली एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है। क्रोमोसोम एक साइंटिफिक शब्द है, इसको हम हिंदी में आसान शब्दों में बोलूँ तो गुणसूत्र जी। तो हमारा बेसिक फार्मूला होता है कि हमारे बेसिक कर्ण सेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब ये जोड़ियों में माता पिता से आते हैं, जोड़ी का एक हिस्सा माँ से मिला है, दूसरा हिस्सा पिता से मिला है। तो ऐसी 23 जोड़ियाँ होती है गुणसूत्र की जो हमारे शरीर के प्रत्येक कण के अंदर होती हैं। और इसमें 21 नंबर की जो जोड़ी है, यदि वो 2 की जगह 3 हो जाए तो फिर ये स्थिति बनती है डाउन सिंड्रोम वाली। एक्चुअली इसको बोला डाउन सिंड्रोम इसलिए गया है कि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में पूरा शोध करा, इसके बारे में जानकारी दी, उनका नाम लैंगटन डाउन था। तो उनके शोध के फिर उनको ऐसे सम्मान के तौर पे इस चीज़ का पूरा नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया, नाम के साथ जोड़ दिया गया। तो डाउन सिंड्रोम वो क्रोमोसोम नंबर 21 2 की जगह 3 हो गए हैं, उस स्थिति को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस समस्या से जो बच्चे पीड़ित होते हैं या बाद में बड़े भी होते हैं, तो इस समस्या में किस तरह की समस्याएं आती हैं? डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं उसमें मैंने बताया कि अभी क्रोमोसोम 21 की प्रॉब्लम आ गई है जी। अब इन बच्चों में साधारण बच्चों से यदि मैं इनकी तुलना करूँ, नॉर्मल बच्चों से तुलना करूँ, तो दिखने में ये थोड़े से अलग होते हैं। तो एक नॉर्मल साधारण बच्चा बैठा है और एक डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है तो उसके नाक नक्श में थोड़ा अंतर रहेगा। इन बच्चों के आँखों का आकार थोड़ा अलग होता है, इनकी ज़बान जो होती है थोड़ी बाहर की तरफ रहती है, चेहरे की बनावट अलग होती है, यहाँ तक कि इनके बालों की बनावट भी थोड़ी सी अलग होती है, हाथ पैर की उंगलियाँ अलग होती हैं। तो ये बाहरी रूप से थोड़े से अलग दिखते हैं। और यदि हम इनको और एग्जामिन करते हैं जब, तो कभी कभी इनको शारीरिक प्रॉब्लम्स अंदर होती है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आंतरिक शारीरिक विकार भी होते हैं और ये जन्मजात होते हैं जी। और ये जीवन पर्यंत चलते हैं। ये जीवन पर्यंत चलते हैं। हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यदि हार्ट में छोटा छेद वगैरह है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। शारीरिक बनावट को हम ज़्यादा ठीक नहीं कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इन बच्चों की आयु बहुत लंबी रहती है। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, शारीरिक वृद्धि तो हो रही है पर मानसिक बुद्धि का विकास नहीं होता। तो मतलब मेंटल डिपेंडेंसी या फिजिकल दोनों ही तरह से पेरेंट्स के ऊपर। तो फिजिकल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मानसिक बुद्धि के विकास न होने की वजह से है। एवरेज ब्रेन कितनी उम्र का हो पाता है? तो ये अब डिपेंड करता है कि हम ये कितनी जल्दी जांच कर पा रहे हैं कि बच्चे को ये वाली दिक्कत है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का थोड़ा सा मापदंड अलग अलग हो जाता है। और इन बच्चों की ट्रेनिंग कितनी जल्दी शुरू हुई है। तो यदि हम इन बच्चों का जल्दी ध्यान देना शुरू करें और इनकी ट्रेनिंग शुरू करें तो ये बहुत कुछ आत्मनिर्भर होने लगते हैं जी। तो हम थोड़ा आगे चले गए, तो अब हम पीछे वापस चलते हैं। हाँ। जब प्रेगनेंसी होती है
तो क्या ये टेस्ट उस दौरान संभव हैं? अगर हैं तो कितने समय बाद मतलब प्रेगनेंसी के इस टेस्ट को किया जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके पहले 3 महीने की जो सोनोग्राफी होती है उस समय से ही हम इस विकार के लिए उनको टेस्ट करना शुरू करते हैं जी। अब वो भी इसीलिए कि डाउन सिंड्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन विकार है जो जन्मजात विकृति क्रोमोसोम्स की हम इंसानों में देखते हैं जी। और दूसरी बात ये कि बाकी क्रोमोसोम्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत सारे बच्चों को स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम यानी शारीरिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, शरीर के अंग जो बन रहे हैं उसमें विकृतियाँ दिखती है तो वो सोनोग्राफी में पकड़ में आ जाती है। पर जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उसमें सोनोग्राफी में बहुत बार बेबी नॉर्मल दिखता है। तो यदि बच्चा सोनोग्राफी में नॉर्मल दिख रहा है तो फिर लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर फिर वो बेबी पैदा होने के बाद जब उम्र में बढ़ रहा होता है तब पकड़ में आता है। तो उसके साथ साथ फिर हमने ये करा है कि सोनोग्राफी में जो तीसरे महीने का NT स्कैन होता है, न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, उस टाइम पर हम न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। बच्चे की नाक की हड्डी का उस समय प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्कर्स कहलाते हैं। उसके साथ साथ हार्ट में एक स्पेशल डॉपलर देखना होता है। बच्चे की लिवर की एक बहुत छोटी, बहुत ही महीन ब्लड वेसल होती है, उसकी स्टडी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स को लेके एक रिस्क कैलकुलेशन होता है, टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो ये तो सोनोग्राफी के मल्टीपल पैरामीटर्स हुए। फिर उसके बाद एक ब्लड टेस्ट होता है जो होता है डबल मार्कर। तो ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टाइम समय बंधा हुआ है 12 से 13 हफ्ते वाला। तो ये समय होता है जब हम इसको पिकअप करते हैं, इसको हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो ये 12 से 13 गोल्डन टाइम है जिस समय आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये गोल्डन टाइम पीरियड है जब इसको पिकअप करने का है, इसलिए आज की तारीख में सब प्रेग्नेंट महिलाओं का NT स्कैन होना ज़रूरी है जी। तो वो टाइम है। उसके बाद में एक 16 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते तक का स्कैन होता है। उस टाइम पर हम क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कर सकते हैं, पर हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम NT स्कैन और डबल मार्कर कर लें जी। फिर इनके अलावा एक और टेस्ट होता है NIPT। तो ये तो सब स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हम जनरल पॉपुलेशन में करते ही हैं। तो इस तरह से इनको पिकअप करने का तरीका है ये जी। तो इसमें अगर हम बात करें इन 2 टेस्ट की तो इनमें इनकी एक्यूरेसी लेवल कितना है? हाँ, ये जो डबल मार्कर टेस्ट मैंने आपको बताया, तो यदि मैं सिर्फ ब्लड टेस्ट करती हूँ तो ब्लड टेस्ट अकेला अराउंड 80 to 85% तक की हमको गारंटी देता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी या इस बात पे मैं जोर देना चाहूँगी कि ये टेस्ट जो है ये हमें जेनेटिक लैब से ही कराना होता है। अब आमतौर पे पब्लिक को ये नहीं पता होता कि लैब्स अलग अलग तरीके के होते हैं। हमें लगता है कि हम गए किसी भी लैब में, हमने सैंपल दे दिया, हमारा ब्लड टेस्ट हो जाएगा, पर ये ब्लड टेस्ट उतना सिंपल नहीं है। ये जेनेटिक लैब के उसमें जाता है। तो ये टेस्ट सिंपल लैब्स में नहीं होता, ये हमेशा डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट ये जेनेटिक लैब में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मापदंडों का समावेश होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम इंक्लूड करते हैं। तो जब अकेला मैंने डबल मार्कर कराया तो 80% 85% तक मुझे गारंटी मिली है, पर जहाँ मैंने सोनोग्राफी, NT स्कैन और डबल मार्कर इन दोनों को मिलाया है तो इसके बहुत स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होते हैं। इन दोनों को मिलाने से मेरी गारंटी 95% तक पहुँचती है। तो मुझे जो 100% के पास पहुंचने की मेरी इच्छा है वो मेरे दोनों को कंबाइन करने पे है। तो और वो सोनोग्राफी भी बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे करी हुई होनी चाहिए, तो इसके लिए सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों से मैं 95% पे पहुंच गई। यदि मैं क्वाड्रुपल मार्कर की बात करूँ तो वो मुझे 75% तक की गारंटी देता है। फिर एक टेस्ट है NIPT, तो वो काफ़ी महंगा टेस्ट हो जाता है, पर उसकी गारंटी डाउन सिंड्रोम के लिए मुझे 99.5% की है। तो जब भी मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है कि हाई रिस्क आया है या इंटरमीडिएट रिस्क आया है, तो फिर मेरे पास चॉइस रहता है कि मैं NIPT करके और देख लूँ कि भाई मेरे पास 99.5% का एक रिज़ल्ट आ सकता है, या फिर एक कंफर्मेशन का टेस्ट रहता है कि भाई मुझे हाँ या ना का उत्तर मिले, वो होती है नीडल टेस्ट। तो उसमें फिर पेरेंट्स के पास वो रहता है कि भाई उन्हें हाँ ना का उत्तर मिलेगा कि मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। तो नीडल टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो मैम ये जो टेस्ट हैं अभी जैसे मैंने अपने क्वेश्चन में पूछा भी था आपसे, तो इनकी अवेलेबिलिटी मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल जैसे शहर में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये सारे टेस्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं करती ही हूँ इनको। और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि मैंने बताया, जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं मेरे पास आती है उनका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के बाद ही उन्हें वो तारीख दी जाती है कि इस तारीख को आपका NT स्कैन रहेगा, और उन्हें ये जताया भी जाता है कि आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हमें 95% की गारंटी तो चाहिए ही है NT स्कैन प्लस डबल मार्कर करके,
और उसमें यदि कोई हाई रिस्क आया है तो उसका फिर मैं वहीं पे नीडल टेस्ट यानी कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कर सकती हूँ। जी मैम, इसके बाद मैं आगे चलूँगा। मेरे दिमाग में 2 प्रश्न आ रहे हैं इस समस्या को लेकर के, डाउन सिंड्रोम को। एक तो बहुत सारे रिलीजन की भी बात कर सकते हैं, कहीं कहीं तो अब हिंदू रिलीजन में भी बहुत क्लोज रिलेटिव्स में शादियाँ हो रही हैं, और दूसरा इसका हेरिडिटी से कितना संबंध है? जी, इसका मैं उत्तर ऐसे दूंगी कि क्लोज रिलेटिव्स में जब शादियां होती हैं तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं उभर के जी। पर डाउन सिंड्रोम जो है वो बहुत कंसैंग्विनिटी बोलते हैं हम इसको कि भाई रिश्तेदारों के बीच में ही शादियां होना, पर डाउन सिंड्रोम का बहुत रिलेशन इसमें नहीं आता है जी। उसमें दूसरी प्रकार की जेनेटिक डिजीजेस होती है जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, उसमें वो वाली बीमारियां अगली जनरेशन में उभर के आती रहती हैं। डाउन सिंड्रोम रैंडम भी हो सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और यदि कभी कभार ऐसा हुआ कि भाई माँ जो है उनके पास रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन करके एक चीज़ होती है कि भाई क्रोमोसोम 14 और 21 का आपस में क्रॉस हुआ है, और कभी समझो पिताजी के पास भी है या अकेली माँ के पास भी है, तो उन परिवार में ऐसी चीज़ हो सकती है। पर यदि मैं सीधे सीधे कहूँ कि परिवार के बीच में शादी हुए और डाउन सिंड्रोम का रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं आता है। हाँ, उसमें लेकिन दूसरी बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। तो मैम जैसा कि अभी हमने बात करी कि क्लोज रिलेशन वाली शादी, तो अब इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में आ रहा है, हमारे दर्शकों के दिमाग में भी आ रहा हो कि अक्सर आजकल मैरिजेस की जो एज है वो बढ़ रही है, तो क्या कहीं एज का भी इस समस्या से रिलेशन हो सकता है? हाँ, देखिए ये एक बात कह सकते हैं कि जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है इसका चांस बढ़ते जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कम उम्र की महिला यदि है तो डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर्स मिस्टेक है, तो ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है और किसी भी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहला बच्चा नॉर्मल है मेरा तो दूसरे में नहीं होगा। पर हाँ, डेफिनेटली जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई कोई यदि 25 साल की महिला का ग्रुप है, वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो उनमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क लगभग 1200 महिलाओं या 1300 महिलाओं में किसी एक को होने का चांस है। वहीं यदि 35 साल की महिलाओं का ग्रुप में लेती हूँ तो वहाँ करीब 300-350 महिलाओं में एक को होगा, और वहीं मैं 40 साल की महिलाओं के ग्रुप में जाऊँ तो 1 in 100 हो जाएगा। तो जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ रहा है चांस बढ़ रहे हैं, पर वहीं पर ये बात भी है कि यंगर एज ग्रुप की महिलाएं ज़्यादा हैं जी, है ना। आज भी भले ही बढ़ती हुई महिलाएं उम्र ज़्यादा हो, पर फिर भी लोअर एज ग्रुप की महिलाएं ज़्यादा हैं। तो एज कुछ भी हो, स्क्रीन तो सभी को करना है हमको। ये क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड एंड वाइफ जाकर के आपके जो क्रोमोसोम्स की आप बात कर रही हैं और उनका जो मिसमैच हो सकता है, तो क्या उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? डाउन सिंड्रोम के लिए एक्चुअली आज की तारीख में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। और जैसे कि मैंने बताया ये किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है जी। तो एक जनरल चेकअप जो होता है, जनरल हेल्थ चेकअप वगैरह, या परिवार में किसी को ऐसी वाली प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम ये वाली चीज़ करवा सकते हैं कि भाई उनका क्रोमोसोमल एनालिसिस करके देख ले, या फिर कोई कपल जिनके बार बार मिसकैरेजेस हुए हैं, या उनका कोई पिछला बच्चा है जिसको प्रॉब्लम हुई है, तो फिर उनकी हम पहले से स्क्रीनिंग करके रखते हैं। पर कोई यंग कपल है और जो फर्स्ट टाइम ही अभी अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा अभी हम ऐसा करना बहुत रिकमेंड नहीं कर रहे, जनरल टेस्ट से काफ़ी है जी। मैम इसके बाद हम चलेंगे कि हर बीमारी या डिज़ॉर्डर को लेकर के मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे रहते हैं, तो इस डाउन सिंड्रोम को लेकर के भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास आते हैं, विज़िट करते हैं, आपसे कंसल्ट भी करते होंगे, तो किस तरह के मिसकॉन्सेप्शंस आपके सामने देखने में आते हैं? सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि जब हम उनको ऑफ़र करते हैं कि ये टेस्ट करना है, कि भाई डबल मार्कर टेस्ट है या एंटी स्कैन है, तो उनके मन में संशय वहीं से आ जाते हैं कि क्यों इतने सारे टेस्ट करना है, इतने अल्ट्रासाउंड क्यों करना है, क्योंकि उनका सोचना होता है कि भाई परिवार में तो किसी के नहीं हुए थे, या घर के बड़े लोगों ने तो नहीं बोला, उनके टाइम पे नहीं हुए थे, या समझो उनकी पिछली प्रेगनेंसी में नहीं हुए थे ये टेस्ट। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई अब रिसर्च के साथ साथ ये चीज़ें बदली हुई है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये, और इसके रिजल्ट्स जो है हमारे बच्चे के लिए और हमारी अगली जनरेशन के लिए अच्छे हैं। दूसरी बात फिर ये भी हो जाती है कि ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, हाँ थोड़े एक्सपेंसिव है पर उतने भी नहीं हैं, तो वो उनको समझाना पड़ता है कि ये हमारी आगे की जनरेशन के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट है ये, अदरवाइज फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम, और ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है। तो ये कोई इतना महंगा टेस्ट भी नहीं है जो कि हम लाइफ टाइम की चीज़ के लिए डाल रहे हैं,
तो ये उनको बताना पड़ता है, और जब हम उनको बैठ के काउंसिल करते हैं कि ये किस तरह से होता है, इसके आगे क्या इम्प्लीकेशंस है या इससे हमें क्या फ़ायदा है, तब वो समझ पाते हैं। जी। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि उनके फ्रेंड्स ने नहीं करा है, या उनके दूर दराज के परिवारों में कोई यदि कभी कुछ हुआ है प्रॉब्लम, या फ्रेंड्स ने करा हुआ है, तो फिर उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती है। तो ये हमारी सोसाइटी में हमको बताना पड़ेगा, ये अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। अभी कम है इसको लेकर के, इसको कम है अवेयरनेस, तो इसलिए हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी एंटीनेटल केयर का या प्रेगनेंसी केयर का पार्ट बन गया है, और इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। जी, और इसको मैंडेटरी मान के चलना चाहिए पेरेंट्स ये को। मैंडेटरी होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके मैम, सपोज ये जो टेस्ट होते हैं, आपने जितने भी टेस्ट बताए, और इसके आउटकम में अगर ये पता चलता है कि जो बच्चा प्रेगनेंसी में अभी है तो उसमें ये समस्या आ सकती है या आ गई है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ कि यदि डबल मार्कर या इन टेस्ट में, कंबाइंड टेस्ट में हमारा हाई रिस्क आता है, तो उसके बेसिस पे हम कभी कोई डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि वो तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। वहाँ पे शक जताया गया है कि ये शक है कि इस बच्चे को होने का चांस ज़्यादा है। उसको हमेशा कंफर्म किया जाता है नीडल टेस्ट से, यानी या तो हम वो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग नाम का एक टेस्ट रहता है वो करते हैं, या बच्चे के आसपास जो पानी रहता है वो पानी की जांच है ना, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। वो टेस्ट के बगैर हम कोई डिसीजन कभी नहीं लेते, मतलब रूल आउट करने के लिए आप उसको आगे बढ़ते हैं। जी, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। कभी उसमें आ गया कि भाई हाँ ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, फिर हम उस पूरे परिवार के साथ बैठकर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, जिसमें जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, मैं होती हूँ, परिवार के सारे सदस्य होते हैं, और बच्चे के माता पिता, प्रेग्नेंट लेडी, उनके हस्बैंड सब होते हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो? हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता तो है। उसका मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को थोड़ा वो अनुभव को शेयर करें। हाँ। हम चाहेंगे कि उन पेरेंट्स के नाम ना जाएं, लेकिन स्टिल आपका अनुभव क्या रहा? डेफिनेटली बहुत, इतने सालों में बहुत विविध प्रकार के अनुभव रहे हैं, तो इसलिए मैं हमेशा, कुछ परिवार अक्सर पूछते मैडम आप बताइए क्या करना है, तो मैं बोलती हूँ कि ये हर किसी के लिए बहुत अलग इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। उस परिवार के साथ बैठ के पूरी बातचीत होती है और उनको स्थिति समझाई जाती है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उस बच्चे को आप किस किस तरह से पाल सकते हैं, उसकी अलग स्पेशल क्या तैयारी करनी होगी आपको। फिर ये परिवार के ऊपर रहता है कि उनको ये बातें कहाँ तक मान्य है। जी, तो कोई ऐसा टिपिकल केस आपके सामने आया हो जिसको आप शेयर करना चाहें? राइट, उसमें एक बार की एक बात है कि उस प्रेगनेंसी, वो महिला की सेकेंड प्रेगनेंसी थी ये, और वो उस प्रेगनेंसी के लिए बहुत कमिटेड थे। तो उन्होंने समय लिया इस बात के लिए। जब हमने उनकी काउंसलिंग कर दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी है ये भगवान की तरफ से मेरे पास डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, मुझे चलेगा, मैं इसके लिए डिसीजन लूँगी कि मैडम मुझे आगे बढ़ना है, अब आप बताइए क्या करना है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यदि परिवार का और आपका डिसीजन है कि इसमें आपको आगे बढ़ना है, तो आप पूरे 9 महीने हमारे साथ रहिए, हम आपकी वैसी एंटीनेटल केयर करेंगे, वैसे ही डिलीवरी की तैयारी रखेंगे। बच्चा हो जाने के बाद भी वो मेरे कांटेक्ट में रही, और फिर उसके बाद स्पेशल चाइल्ड के लिए जो मदद लगती है, तो मैंने उनको वैसी एनजीओ से मिलवाया, और फिर वो बच्चा अभी स्पेशल स्कूल में जाता है, और उस बच्चे की स्पेशल तरीके से पढ़ाई होती है, प्लस उसको जो जो उसके इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उस बच्चे को हम केटर करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई एक एडवर्स डिसीजन ही लिया जाए, ये माता पिता के ऊपर रहता है कि वो क्या डिसाइड करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने पॉजिटिव इंसिडेंस नरेट किया, जो कि वाकई मतलब अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं बहुत दुविधा में होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सोच लिया कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की डिसेबिलिटी जो हो वो बहुत ज़्यादा वाली हो, वो डिपेंड करता है उसके पेनिट्रेंस पे कि वो बच्चे की डिसेबिलिटी कितने डिग्री तक रहेगी, और उस बच्चे को हम कैसे ग्रूम करते हैं। तो ये बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। वैसे भी जब ये अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो शायद आप जो उनको इम्प्रूव करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपन इम्प्रूव नहीं कर सकते, पर हाँ बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसकी जो थेरेपीज वगैरह हैं और ये हैं इंस्टेंटली शुरू हो सकती है। तो वो यदि माता पिता की एक्सेप्टेबिलिटी और माता पिता बच्चे को जितने अच्छे से ध्यान देके उस डायरेक्शन में तैयार करें तो डेफिनेटली चेंजेस अलग रहते हैं। जी। तो हम ये इस तरह के जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, दुनिया में आ गए, तो आपने बताया कि उसके लिए स्पेशल ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड लोग उनके लिए होते हैं। तो ऐसी कोई संस्थाओं के बारे में अगर आप बता सकें कि कहाँ इस तरह के बच्चों को बेहतर तरीके से जीवन जीने का मौका मिल सकता है? जी, बहुत बार जब इस तरह की चीज़ें हो जाती है, या बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि उनके पहले बच्चे अफेक्टेड है, अब वो सेकंड बच्चे के टाइम पे ये सारी टेस्ट चाहते हैं, तब वो डिस्कस ज़रूर करते हैं कि मैं मेरे पहले बच्चे को कैसे मदद कर सकते हैं हम। तो बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो स्पेशल चाइल्ड को केटर करती हैं,
तो उनको रूटीन का दैनिक कार्य करने की क्षमता उनकी अपने आप बढ़ जाए, थोड़ा बहुत वो इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ करना सीख जाए, ताकि पेरेंट्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी कम हो और पेरेंट्स भी अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा फ्री हो सकें, क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड को रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो NGOs हैं जो कि हेल्प करती है, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, तो हम अक्सर इन पेरेंट्स को कनेक्ट करा देते हैं, तो पेरेंट्स भी आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। और जो स्पेशल थेरेपिस्ट होती है तो ये कम्युनिटी बिल्ड होती है। तो वो पेरेंट्स का मिलना, NGOs का मिलना, स्पेशल थेरेपिस्ट का मिलना, इन सब की मदद से इन बच्चों को रेस करने में थोड़ी आसानी होती है। तो थैंक यू सो मच मैम आज की जानकारी के लिए। हम चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि जो बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं या वुड बी पेरेंट्स हैं, उनके लिए अगर आप कोई संदेशा देना चाहें। हाँ, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में अपने को हाई रिस्क लो रिस्क पता चल जाए तो उतना ही जो टेंशन आता है, या हो सकता है अपने इंटरव्यू के बाद में लोगों के मन में संशय आ जाए कि हमारी प्रेगनेंसी का क्या चल रहा है, तो यदि स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट हमारे सामने होते हैं तो उतना ही मन में शांति मिलती है, और वो जो 9 मंथ्स है वो भी बहुत अच्छे से निकलते हैं कि हमने टेस्ट करा लिए और उसमें सारी चीज़ें ठीक आई हैं। तो जो 12 से 13 हफ्ते वाली टाइम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। जी, वैसे भी मदर की मेंटल वेलबींग बहुत रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो संशय में है या किसी तरह के स्ट्रेस में है, तो अगर इस तरह के टेस्ट हो जाते हैं तो उनको क्लैरिटी मिल जाती है, तो एक सुकून के साथ फिर वो उस प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आज की बहुत इन डेप्थ जानकारी आपने दी। दर्शकों, आपको अगर इसके बावजूद लगता है कि कुछ प्रश्न छूट रहे हो या आपके दिमाग में और कोई ऐसी जानकारी लेने की इच्छा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो डॉक्टर स्मिता से जो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम आंसर कराने की कोशिश करेंगे। और चलते चलते मैं यही कहूँगा कि जो मैम ने बताए हैं वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और साइंटिफिक टेस्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आज के समय में, क्योंकि अगर ये टेस्ट आप करा लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम की फुर्सत हो जाती है, आप मेंटली फ्री हो पाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ है। इस जानकारी के साथ और इस इंटरव्यू के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्ते।